हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस लेसन का लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस टॉपिक को कवर करेंगे। हम स्पेशली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड्स, सॉलिड्स एंड गैसेस, इन सभी कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स एंड गैस एंड सॉलिड। पहले हम लिक्विड और सॉलिड का देखते हैं, ठीक है। लिक्विड एंड सॉलिड। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इसको जरा समझते हैं। लेट्स से एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास एक कंटेनर है, समझो। यहां पर मैं एक कंटेनर लेता हूं और इस कंटेनर के अंदर हम पानी भर लेते हैं। क्या है? लिक्विड भर लेते हैं, ठीक है। ये जो लिक्विड है ना, इस लिक्विड का जो मास है ये कितना, m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम है, समझो। क्लियर हो गया? नाउ अभी हम दूसरा कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर के अंदर इस बार हम जो लिक्विड भर रहे हैं ये है पैराफिन ऑयल। क्या है ये? पैराफिन ऑयल है। दिस इज पैराफिन ऑयल, ठीक है। अब इसका जो मास है ये कितना है, m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम है। ये क्या है? ये वाटर है। समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम हीट करने वाले। उससे पहले हम इन दोनों का टेम्परेचर को मेजर कर लेते। तो लेट से मैंने यहाँ थर्मोमीटर को डीप कर दिया। थर्मोमीटर को डीप करके देखा तो इसका जो टेम्परेचर का रीडिंग है वो कितना बता रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। मतलब इसका स्टार्टिंग का टेम्परेचर T1 कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। हमने इसका भी टेम्परेचर मेजर किया, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर थर्मोमीटर लगा दिए और अभी हम इसका रीडिंग देख रहे हैं। इसका भी कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब स्टार्टिंग का टेम्परेचर है T1, 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। अब हम इसको हीट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है ना, वो हीटर लाके इनके नीचे रख देंगे, यानी कि इनको ले जाकर हीटर पे रख देंगे। तो लेट से मैंने नीचे हीटर पे रख दिया है, समझो। हीटर पे ऐसा कुछ रख दिया है, यहाँ पर हीटर लगा लिया है नीचे। इसको भी हमने यहाँ पर क्या किया, हीटर पे रख दिया है नीचे। अब इनको हीट करना शुरू किया, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, दोनों को हीट है ना 1-1 मिनट के लिए दे रहे हैं, समझो। 1 मिनट के लिए इसको भी हीट किया है, 1 मिनट के लिए इसको भी हीट किया है। और मान के चलो कि नीचे जो हीट एनर्जी आ रही है, इसको जो हीट एनर्जी आई है वो कितना है, 100 जूल ऑफ हीट एनर्जी मिला। और इसे भी उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला, 100 जूल ऑफ हीट एनर्जी मिल गया, ठीक है। तो हमने जब देखा इसका टेम्परेचर वापस थर्मोमीटर को डीप करके, तब अब इसका टेम्परेचर दिख रहा है यहाँ पर 12 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका फाइनल टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस। जबकि जो इसका टेम्परेचर आ रहा है ये कितना आ रहा है, 11 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आ रहा है। पानी का टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस है, जबकि पैराफिन ऑयल का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया है। तो इसका जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर है दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो यहाँ पर 12 माइनस 10 कितना, 2 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज हो रहा है। इधर जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस का राइज हो रहा है। तो यहां देखो, दो सब्सटेंस है, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई किया। दोनों का जो मास है वो भी सेम है, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम। लेकिन फिर भी दोनों के इंक्रीज इन टेम्परेचर में डिफरेंसेस है। एक का टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हुआ है और दूसरे का टेम्परेचर कम इंक्रीज हुआ है। तो इससे हमें क्या समझा कि कोई भी सब्सटेंस को सेम हीट, सेम अमाउंट ऑफ मास अगर रखोगे तो जरूरी नहीं है कि दोनों का टेम्परेचर उतना ही इंक्रीज हो। किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। इसका मतलब इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों का अलग अलग है। और दोनों का अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखोगे तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4186 जूल पर किलोग्राम केल्विन है
और इसका देखोगे तो 2130 जूल पर किलोग्राम केल्विन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना समझो कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों सब्सटेंस अलग अलग है, लेकिन दोनों को हीट, दोनों का मास सेम रखा है और सेम टाइम तक दोनों को हीट दिया गया है, फिर भी दोनों के अंदर जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो सेम नहीं है, मतलब अलग अलग होता है। ये बात समझा, क्योंकि उन दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जरा डिटेल में समझना पड़ेगा, तो चलो समझते हैं। लेट्स से देखो, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये पानी ले लेते या फिर कोई भी एक लिक्विड ले लिया, समझो मैं यहाँ पर लिक्विड भर लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने थर्मोमीटर को डिप कर लेते और यहाँ पर इसका टेम्परेचर का रीडिंग दिखा देते हैं, कितना आ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस है, समझो। ठीक है, क्लियर हो गई। अब देखो हम इसको क्या करेंगे, इसका जो मास है ना, ये कितना ले रहा हूँ, m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम ले रहा हूँ। ठीक है, 1 किलोग्राम। इसको हमने क्या किया, हीट दिया। क्या करेंगे, हीट देंगे तो इसको क्या करना है, मुझे 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर को बढ़ानी है, यानी कि इसका 11 डिग्री तक लाना है। तो इंक्रीज कितना होना चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए मैं हीट सप्लाई करूंगा, समझा। अब जरा सोचो, इसमें अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में लिक्विड लिए होते, एग्जाम्पल बाजू में दिखाता हूं, लेट्स से ये वाला है। ठीक है, और यहां पर हमने क्या कर दिया है, पानी भर दिया है ये पूरा, और इस बार ये जो पानी है ना, इसका मास कितना है, मास इज इक्वल टू 2 किलोग्राम है। ठीक है, अब इसके अंदर हम थर्मोमीटर को डिप कर लेते हैं और इसका टेम्परेचर को हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल इसका टेम्परेचर आ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिखा रहा है। अब मैं इसे हीट सप्लाई करता हूं। अब मुझे बताओ, इसे हीट सप्लाई करूंगा तो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, ये मेरा काम है। तो इसको यहां से लेके मैं 11 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कर दिया। तो इधर जो हीट सप्लाई करूंगा, क्या दोनों हीट सेम होगा, नहीं। आपने कभी नोटिस किया होगा, एक छोटे बाउल में पानी ले लो और एक बड़े बाउल में पानी ले लो, दोनों को गैस पे रख दो और अभी उनको हीट करना शुरू कर दो, गैस सेम टाइम पे ऑन कर दो। छोटे बाउल का जो पानी है वो जल्दी गर्म हो जाएगा और बड़े बाउल का जो पानी है वो बाद में गर्म होगा, क्योंकि वहां पर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कम है और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा है। तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, और इसे कम हीट एनर्जी लगेगी अपना 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए। तो इससे क्या समझा कि जो भी हीट इनको लगता है वो डिपेंड करता है इसके अंदर कितना मास है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर ये मास 1 किलोग्राम का है तो ये जल्दी हीट हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसका मास ज्यादा है तो इसे ज्यादा हीट लगेगा 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए। समझ में आ गया। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस। दूसरी बात, अब सिंपल सी बात है, इसको हटा लो और आप एक ही को ले लो। जितना ज्यादा हीट दोगे उतना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा, अगर कम हीट दोगे तो कम चेंज होगा। तो यहां पर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। कैसे, अभी हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अगर हीट निकल रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, बराबर है कि नहीं। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। अभी देखो यहाँ पर Q दोनों के लिए Q सेम है तो एक ही लिख लिया Q, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल, और एक क्या M डेल्टा T है ना। तो यहाँ देखो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटेगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट S आ गया, M इंटू डेल्टा T। ये जो कांस्टेंट है इसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर हो गई। अब जरा देखो, मुझे यहां से इसका फॉर्मूला बनाना है, तो S इज इक्वल टू, इसको नीचे भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। ये आ गया फॉर्मूला। इससे एक बात समझो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर ज्यादा, देखो ये दोनों कांस्टेंट कर देता हूं,
तो देखो ये S इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर है। अगर S की वैल्यू बढ़ा रहेगी तो चेंज इन टेम्परेचर कम होगा। मैं आपको इसका यूनिट बताता हूं। देखो इसका फॉर्मूला पहले लिख ले यहाँ पर, Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी है ना, बराबर। देखो इसका यूनिट लिख लेते हैं। अब मुझे बताओ Q मतलब हीट एनर्जी है, पहले मैं इसका SI यूनिट लिखता हूँ। हीट एनर्जी मतलब क्या रहेगा, जूल, और ये मास है मतलब किलोग्राम, और टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस। या दूसरा ऑप्शन है हीट एनर्जी है तो जूल, मास है तो किलोग्राम, और टेम्परेचर केल्विन में भी मेजर करते हैं। ये SI यूनिट हो गया। अगर हम CGS यूनिट देख ले तो CGS में क्या रहेगा, एनर्जी का यूनिट होता है अर्ग, और मास का यूनिट होता है ग्राम, और टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस। या अगर टेम्परेचर केल्विन में मेजर करोगे तो देखो यहाँ अर्ग पर ग्राम, और ये क्या रहेगा, केल्विन। तो जरा यूनिट देखो, जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन। और देखो इसका स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए ये है, और ये किसका है, पैराफिन ऑयल के लिए, पैराफिन ऑयल है ना। तो पैराफिन ऑयल का देखो स्पेसिफिक हीट कम है और वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। तो वाटर का टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब दोनों को 100 जूल ऑफ हीट दिया है, तो इसका 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ गया है और इसका 1 ही डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ा है। तो स्पेसिफिक हीट और चेंज इन टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अगर ये दोनों टर्म कांस्टेंट रहेंगे तो। मतलब देखो इसका हीट कांस्टेंट है, सेम सेम है, इसका मास सेम सेम है, तो मास और हीट सेम है, तो स्पेसिफिक हीट ज्यादा रहेगा तो चेंज इन टेम्परेचर कम रहेगा। इसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है। इसका देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो चेंज इन टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है। मैंने तो जस्ट ये नंबर ले रहा हूँ, पर ये वैल्यू फिक्स्ड है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, ये प्रैक्टिकल कैलकुलेटेड वैल्यूज है, तो ये तो फिक्स्ड है। समझ में आ गया? तो हमें क्या समझा कि स्पेसिफिक कैपेसिटी का फॉर्मूला समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें हम जो क्वांटिटी ले रहे हैं, जो सब्सटेंस ले रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को मास में मेजर कर रहे हैं, है ना। लेकिन आपको पता है केमिस्ट्री में, कुछ जगहों पे, फिजिक्स में क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स में मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स में। और आपको पता है कि 1 मोल मतलब कितना, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। बराबर है कि नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला भी हमें पता है। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास, यही होता है ना। और मोलार मास पता है ना, एक मोल में जो मास होता है उसे कहते हैं मोलार मास। हम जनरली इसको क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से बताते हैं, और मास को स्मॉल m से, और मोलार मास को कैपिटल M से इसे रिप्रेजेंट करते थे, है ना। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर यही फॉर्मूला यहाँ हम नंबर ऑफ मोल्स में अप्लाई करें तो बात सिंपल है। सिंपल सी बात ये है कि नंबर ऑफ मोल ज्यादा, मोल जितना ज्यादा उतना ज्यादा मोलिक्यूल्स रहेंगे, है ना, मतलब पार्टिकल समझो, है कि नहीं। अब सोचो कि अगर इसके अंदर 50 पार्टिकल्स होंगे तो उसको 1 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करने के लिए मान के चलो कि 50 जूल की एनर्जी लग गई। लेकिन अगर इसके अंदर 100 पार्टिकल्स है तो उन्हें 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए कितना, यहाँ पर 100 जूल की एनर्जी लग जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला सिर्फ रिप्लेस क्या करेंगे, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। मैं सिर्फ एक सिंपल सा नंबर लेके समझा रहा हूँ आपको, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, और बाकी ये तो सेम रहेगा, जितना हीट दोगे उतना टेम्परेचर चेंज होगा। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देयरफॉर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n डेल्टा टी। इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटेगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, कांस्टेंट। इस बार जो कांस्टेंट आएगा ना यहाँ पर, ये वाला, ये कांस्टेंट को किससे बताएंगे हम, C से बताएंगे।
और बाजू में क्या है, एन डेल्टा टी है, एन डेल्टा टी। इसे कहते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बस आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि हम दो तरह का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हैं, एक ओनली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, यानी कि एस वाला, और एक मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? पक्का? एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इसे मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि इस वाले केस में जो अंदर मोलिक्यूल्स है वो नंबर ऑफ मोल्स में काउंट करेंगे, मास में नहीं, नंबर ऑफ मोल्स में काउंट करेंगे, तो ये वाला बनेगा। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स के कॉन्सेप्ट समझ नहीं है तो मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर है, आप उसमें जाके देख लीजिए। केमिस्ट्री का लेक्चर का पहला लेक्चर जो अपना मोल कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है, उसमें मैंने नंबर ऑफ मोल्स के कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाया है। आप उस लेक्चर को एक बार देख लो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिलहाल मुझे वो वाली बातें यहाँ पर सब मिक्स नहीं कर रही है, बस इतना कहना है कि इस कंटेनर के अंदर जो भी आपने सब्सटेंस को लेके रखा है वो नंबर ऑफ मोल्स पे रहना चाहिए। तब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे वो ये रहेगा, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आ रहा है? चलो अभी एक काम करते हैं, इसको हटा लेता हूं और मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर इसको हम इधर लेंगे तो देखो Q इज इक्वल टू क्या है, C इंटू एन डेल्टा टी आ रहा है। अगर मुझे C चाहिए तो क्या रहेगा, Q अपॉन एन डेल्टा टी आएगा। इसकी यूनिट की बात करें तो देखो यूनिट क्या रहेगा, इसका SI यूनिट ही आएगा। अभी SI यूनिट देखो, ये जूल, नंबर ऑफ मोल है तो यहाँ पर मोल, और यहाँ पर टेम्परेचर है तो क्या, डिग्री सेल्सियस। या फिर दूसरा ऑप्शन है जूल पर यहाँ मोल और क्या रहेगा, केल्विन। जूल पर मोल केल्विन, ये मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी का यूनिट है। या दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पर अर्ग लोगे, फिर यहाँ पर जो मोल, मोल तो मोल होता है कि चेंज नहीं होने वाला है, और पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला पता है ना हमको, क्या पता है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल हमें पढ़े थे, n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, बराबर कि नहीं। तो चलो यहाँ देखो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इंटू कैपिटल M आ जाएगा। यही आएगा कि नहीं, यहाँ पर बन गया। चलो अगर ये बन गया है तो 2 मिनट के लिए यहाँ समझ लो, इसको हटा देते हैं और चीजों को समझते हैं। देखो अब इन दोनों का रिलेशन देख लेते हैं यहीं पर। अब यहां पर क्या देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन S एंड C, मतलब मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो जरा देखो हमको यहां से फॉर्मूला क्या मिलता है, Q इज इक्वल टू एम इंटू एस एम डेल्टा टी आ रहा है। Q इज इक्वल टू एस एम डेल्टा टी आ गया है ना, बराबर। दूसरा क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर Q इज इक्वल टू सी एन डेल्टा टी आ रहा है। Q इज इक्वल टू सी एन दिख रहा है, एन के जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। एक काम कर लेते हैं, अभी देखो ये दोनों का सेम सेम है लेफ्ट हैंड साइड, तो इनको इक्वल लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, सी एन डेल्टा टी इज इक्वल टू एस एम डेल्टा टी लिख लेता हूँ। तो देखो डेल्टा टी चले गए, तो यहाँ पर सी एन बचा है, एस एम बचा है। सी एन का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M है ना। देखो इज इक्वल टू यहाँ पर एस क्या है, m है, ये m चला गया है कि नहीं यहाँ पर। तो देखो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू, इसको उधर भेजो और कैपिटल M s आ जाएगा। और आपको पता है और मुझे पता है कि ये क्या है, ये है मोलार स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये क्या है, ये है मोलार मास ऑफ मोलिक्यूल एटम जो भी रहेगा उसका। और ये S क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझा।
यानी कि ये दोनों का फॉर्मूला ये हो गया, कैपिटल C इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू एस। कैपिटल M क्या है? मोलार मास। आपको पता है ना मोलार मास कैसे निकालते हैं? जैसे अगर मान लो कि ऑक्सीजन एटम है तो एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता था? 16 AMU होता था, यानी कि 16 U होता था। लेकिन अगर एक 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम रहेगा तो कितना होता था? 16 ग्राम पर मोल। और इसे क्या कहते थे? मोलार मास ऑफ O, मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये जो मोल का कॉन्सेप्ट है वो आप लेक्चर देख लो, केमिस्ट्री के लेक्चर में हमने पढ़ाया है, वहां पर आप देख लो। फिलहाल आप इतना समझ जाओ कि मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मोलार मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहां तक हो गया। अब हम किसका निकाल रहे थे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड के लिए निकाल रहे थे। लेकिन अगर यही फॉर्मूला, यही कॉन्सेप्ट अगर हम गैस के लिए अप्लाई करें तो वहां पर कैसा देखने को मिलता है वो जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या समझा है? देखो, जो समझा वो यहाँ लिख लेते हैं। हमने देखा कि S इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला आ रहा था, सॉरी Q इज इक्वल टू क्या था? MS डेल्टा T, एक वाला फॉर्मूला देखे, और दूसरा Q इज इक्वल टू क्या देखा हमने? C N डेल्टा T। ये दो फॉर्मूला हमने देखे हैं, जो देखे वो लिख लिया। देखो अभी हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या करेंगे हम, थोड़ा हम देखेंगे मास वाले में और दूसरा हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स में भी देखेंगे, है ना। तो देखो मास वाले में आप जनरली मास वाले का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? S इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T पढ़े। और यहाँ इसका देखो क्या रहेगा यहाँ पर? ये C इज इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा T, ये वाला फॉर्मूला पढ़े, है ना। बराबर है कि नहीं? अब सोचो कि अगर हम एक कंटेनर लेते, लेट से हमने एक कंटेनर ले लिया और यहाँ पर इसको इधर ढक्कन बंद कर देते। ये पिस्टन है, क्या है? पिस्टन है। इसके ऊपर कुछ ब्लॉक रख दिया है, यानी कि लोड रख दिया है हमने, ये पूरा यहाँ पर लोड रख दिया है। और इसके अंदर हमने कोई गैसेस भर के रखा है, लाइक ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कोई गैस भर के रख दिया। हमें पढ़ना क्या है? स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ गैसेस पढ़ना है। तो ये गैस रख दिया। अब सोचो इस गैस का है ना मास ले लिया हमने, M इज इक्वल टू कुछ 1 ग्राम ले लिया, समझो लेट्स से एग्जांपल के लिए। कितना ले लिया यहाँ पर? 1 ग्राम ले लिया। या एग्जांपल लेते, चलो यहाँ पर हमने ले लिया 16 ग्राम का ले लिया, समझो कुछ गैस भर के रखा है, यहाँ भर के ऐसे रख दिए। अभी देखो अगर मैं यहाँ से हीट सप्लाई करता हूँ, ठीक है, हीट सप्लाई करूंगा तो यहाँ पर देखो ऊपर से हमने प्रेशर दे के रखा है और ये होता है P एक्सटर्नल प्रेशर। और प्रेशर अभी कांस्टेंट है, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर और अंदर का जो ड्राइविंग प्रेशर है वो दोनों बराबर है, तभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक जगह पे रुका हुआ है। अब अगर मैं हीट देता हूं, समझो यहां से मैंने हीट सप्लाई किया, ठीक है, और बाहर का प्रेशर ऐसे रहेगा, मैं उसे कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यहां से हीट दे रहा हूं। हीट दे रहा हूं मतलब क्या? एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं। हीट क्या होती है? एनर्जी होती। तो जो एनर्जी हमने दिया, अब मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि ये जो अंदर वाला है ना इसको सिस्टम कहते हैं, ठीक है, और जो बाहर का है ना इसको सराउंडिंग कहते हैं। दिस इज सराउंडिंग, ठीक है। तो अब होता है क्या है कि हमने हीट एनर्जी दिया तो इसके अंदर हीट एनर्जी आ गया। अब सारे गैस पार्टिकल को एनर्जी मिल गई, हीट एनर्जी, तो वो यहाँ वहाँ घूमेंगे और ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने से ये जो पिस्टन है ना ये ऊपर उठ के आ जाएगा और वो यहाँ पर आ गया, समझो ऐसे इधर आ गया। शुरुआत में वो यहाँ था तो इतना वॉल्यूम था, V1 वॉल्यूम, लेकिन अब यहाँ पर एनर्जी आने की वजह से पिस्टन यहाँ पर आ गया। तो देखो इतना बड़ा वॉल्यूम हो गया, मतलब इधर से लेके इधर तक का वॉल्यूम क्या हो गया? V2 वॉल्यूम हो गया। तो चेंज क्या हो रहा है? वॉल्यूम। लेकिन ऊपर का प्रेशर कांस्टेंट है, ये वाला प्रेशर देखो जितना ब्लॉक हमने पहले रखा था उतना ही है, प्रेशर कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है। मतलब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर के यहाँ पर, कांस्टेंट प्रेशर के यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है इस तरह का प्रोसेस। जो हमने हीट दिया उसमें क्या हुआ? ये सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क डन कर दिया है, सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क डन कर दिया। मान के चलो कि मैंने यहां से जो एनर्जी दिया है ना वो एनर्जी कितना दिया है? 20 जूल दिया, समझो।
तो 20 जूल एनर्जी कहाँ खर्च हो गया, इस पिस्टन को उठा के यहां पर रखने में खर्च हो गया, मतलब 20 जूल अंदर इसमें खर्च हो गया। समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है। और इसका जो मास है ना हमने ग्राम में लिया है, तो इधर जो स्पेसिफिक हीट बनेगा उसे क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर कहेंगे, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। अब सोचो कि ये ऐसा ही रहता, ये कंटेनर ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और हमने क्या कर दिया यहाँ पर ये ब्लॉक लगा के रखा है, देखो इसके ऊपर ऐसे ब्लॉक रख दिया। अब अंदर का गैस ऐसा ना, ये अंदर का गैस ऐसे भरा पड़ा हुआ है। अभी हम हीट देंगे, अभी हम हीट देंगे। अब जरा सोचो अगर हम हीट देंगे और मान के चलो कि अभी ये ऊपर नहीं उठने वाला है, वो फिक्स है। अब सोचो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर इसको नीचे लेके आता हूं ऐसे, अगर ऐसे नीचे लेके आता तो क्या होता, अंदर का वॉल्यूम छोटा हो जाता। अब मैं ना नीचे ना ऊपर कुछ नहीं कर रहा हूं, वैसे रख दिया समझो, तो क्या होगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, वॉल्यूम बदलने वाला नहीं, जो स्पेस है उतना ही रहेगा, बस अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, स्टार्टिंग में प्रेशर होगा यहां पर 1 एटीएम का प्रेशर होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अभी हमने क्या किया, हीट देना शुरू कर दिया। लेट्स से मैंने यहां से हीट दे दिया, 100 जूल का हीट दे दिया। अब इतना हीट आ गया है तो सारे गैस मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी मिल गई। अब हीट एनर्जी मिल गई है तो वो गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, यहां वहां रैंडमली घूमेंगे, और घूमने की वजह से क्या होता है, ये वॉल को टकराएंगे, टकराने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अभी जो प्रेशर आ गया, मान के चलो कि कितना, 2 एटीएम का प्रेशर हो गया। तो चेंज क्या हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहेगा। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा था, ये जो बाहर का प्रेशर है वो फिक्स है, अंदर जो प्रेशर पहले से था ना उतना ही है। पहले प्रेशर कितना था, मान के चलो 1 एटीएम का प्रेशर है। तो जो मैंने हीट दिया ना, वो हीट कहां खर्च हो गया, इसको उठा के ऊपर रख दिया, तो वॉल्यूम बड़ा हो गया, तो अंदर का प्रेशर पहले जैसा मेंटेन हो गया। पहले छोटा था ना, तो कुछ तो प्रेशर था, अभी हमने हीट एनर्जी दिया है, वो एनर्जी आएगा तो क्या होगा, ये पार्टिकल यहां वहां घूमेंगे और प्रेशर बढ़ाएगा। तो उसने क्या किया, पिस्टन को उठा के यहां रख दिया, तो फिर पुराना प्रेशर ही नॉर्मल हो गया। तो इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है। पहले प्रेशर इतना था, अभी हम इतनी एनर्जी दे दी है, तो ये एनर्जी कहां खर्च होगा, किधर भी नहीं खर्च हो रहा है। इसको उठाएगा तो प्रेशर मेंटेन हो जाता, लेकिन उठा नहीं पा रहा है, तो अंदर ही पार्टिकल आपस में टकरा रहे, इधर उधर टकरा रहे, और प्रेशर बढ़ जा रहा है, तो प्रेशर चेंज हो रहा है। यानी कि इधर वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, प्रेशर। समझा। तो देखो यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब इधर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बनेगी उसको एसवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसवी। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला क्या था अपना, Q अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। ये वाला फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, सब कुछ सेम रहेगा। जो ये गैस का मास है, वो कितना हीट हमने सप्लाई किया, वो कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो यहाँ पर ये सब क्या है वही रहेगा। इसे हम कैसे बोलते हैं, यहाँ पर देखो, इधर बोलेंगे अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय द गैस पर यूनिट मास टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। इसका डेफिनेशन हो गया। तो टेक्स्ट बुक में ऐसा बहुत डेफिनेशन दिया है, सिर्फ इसका मतलब ही है वो, और कुछ नया नहीं। ये समझ में आ गया, यहाँ तक कहानी है। अब इन दोनों को बोलते हैं, स्पेशली गैस में इसलिए इसको वर्ड यूज करते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे इसको बोलते हैं, एट अ कांस्टेंट प्रेशर। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में आपको देखने को मिलेगा। क्या बोलोगे, देखो, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। देखो, एब्जॉर्ब करेगा तो हीट टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रिलीज करेगा तो टेम्परेचर
कम हो जाएगा। और क्या है, तो एब्जॉर्ब और रिलीज बाय द सब्सटेंस पर यूनिट मास पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इसका मतलब है, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस यूनिट को राइज करना है, 1 यूनिट मास का यहाँ पर उसका लेना है, मास 1 ग्राम लो या 1 केजी लो, वो जो यूनिट आपको बताया उसके हिसाब से करना रहता है। यही डेफिनेशन पूरे टेक्स्ट बुक में आपको लिख लिख के दिखाया हुआ है, कुछ नया नहीं है, सब सिंपल है। ठीक है, अब अगर सोचो कि ये गैसेस को मैं मोल में बताता, नंबर ऑफ मोल में, क्या बताता, नंबर ऑफ मोल में, सेम कहानी, तो इधर स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या लिखता मैं, Cp लिख देता। ये Sp है ना, उसके जगह पे क्या लिखता मैं, Cp, और इसका क्या लिखता है यहाँ पर, Cv। और आप ऑलरेडी रिलेशन जानते हो, C इज इक्वल टू क्या आ रहा था, m इंटू क्या आ रहा था, m इंटू एस आ रहा था, है ना। C इज इक्वल टू क्या आ रहा था, m इंटू एस आ रहा था, इससे पहले हम निकाले थे। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, Cp इज इक्वल टू m इंटू Sp, फॉर्मूला बन जाएगा m इंटू Sp, दिख रहा है ना यहाँ पर। और Cv इज इक्वल टू क्या बनेगा, m इंटू Sv, ये बन जाएगा। ये m क्या है, मोलार मास है। मैं आपको पहले बता दूं, मान के चलो इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा है समझो, या फिर ऑक्सीजन गैस भरा है, 16 ग्राम तो मैं बोल रहा था ऑक्सीजन एटम है। एग्जाम्पल के लेते हैं, अभी के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस ले लिया समझो। तो आपको पता है नाइट्रोजन का एक का मास कितना होता है, 14 AMU होता है। तो यहाँ पर अगर N2 है मतलब कितना, 28 AMU हो जाएगा। मोलार मास कितना हो जाएगा ये N2 का, 28 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मोलार मास N2 कितना है, 28 ग्राम पर मोल, इसका कितना रहेगा, 28 ग्राम पर मोल, 28 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो कौन सा गैस भरा है उस पर डिपेंड करता है, ये आंसर तो वैसे निकल जाएगा। और दूसरा स्पेसिफिक कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम चाहिए, तो फॉर्मूला ये, हमने कितना हीट सप्लाई किया है, उसका मास कितना है, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, वो लिखने का, तो ये आला आ जाएगा। और ऐसे आपको निकालना होता है। अब इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कहाँ पर है, कांस्टेंट प्रेशर पे। और सेम डायलॉग यहाँ पर लिखना है, बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या है, ये है मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझा, ध्यान से आप इस लेक्चर को देखो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।